बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इससे पिछले लेक्चर में हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग को डिस्कस किया और हमने ये देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म होते हैं या तो वो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। वो ऑर्गेनिज़म जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म कहते हैं, और वो ऑर्गेनिज़म जो बहुत सारे सेल पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म कहते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म होते हैं उनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं माइक्रोस्कोप। फिर हमने माइक्रोस्कोप की टाइप्स डिस्कस कर दी थी कि माइक्रोस्कोप आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप हो सकते हैं या ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो सकते हैं। फिर हमने लाइट माइक्रोस्कोप और उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स और उसके फंक्शन को वन बाय वन पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल एंड देयर इम्पोर्टेंट पार्ट्स। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल और प्लांट सेल पर जाने से पहले मैं आपको डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स बता देना चाहता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट, आपकी बुक में मोस्टली सेल की शेप या तो रेक्टेंगुलर गिवन होती है या आपके पास स्फेरिकल शेप गिवन होती है, तो इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जस्ट यही शेप सेल की हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी शेप्स में सेल पाया जा सकता है। कुछ शेप्स के नाम मैंने यहाँ आपको मेंशन किए हुए हैं, जैसा कि सेल स्फेरिकल शेप में हो सकते हैं, इट में बी एलोंगेटेड शेप, इट में बी इरेगुलर शेप, इट में बी रेक्टेंगुलर शेप, इट में बी रॉड शेप। इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो सेल मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में पाया जा सकता है। जैसा कि रेड ब्लड सेल आपके पास स्फेरिकल शेप में पाए जाते हैं, इस तरह नर्व सेल आपके पास ट्री शेप में पाए जाते हैं, इसी तरह बोन सेल आपके पास स्टार शेप में पाए जा सकते हैं। इसी तरह मसल सेल की अगर हम बात करें तो ये आपके पास स्पिंडल शेप में होते हैं। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो आपको सबसे ऊपर डायग्राम दिखाई दे रहा है ये आपके पास प्लांट सेल है। और प्लांट सेल में जब जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, जो यहाँ पर मैंने ब्लैक मार्कर से शो की हुई है चारों तरफ से, इस बाउंड्री को कहते हैं सेल वॉल। और इससे नीचे जो आपको रेड मार्कर से जो मैंने शो की है, इस बाउंड्री को सेकंड मोस्ट बाउंड्री इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और इन बाउंड्री के बीच में जो आपके पास थिक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। याद रखिएगा, ये फ्लूइड एक तो ये आपके पास मेम्ब्रेन आ जाता है और एक ये मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को वैक्यूल मेम्ब्रेन कहते हैं और इस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इन दोनों के बीच में ये आपके पास फ्लूइड होता है, इसके बीच में नहीं होता, और न्यूक्लियस के बीच में ये वाला फ्लूइड नहीं होता, ये याद रखना है। इसके बाद आपके पास जो ये ऑर्गेनील्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे 1 2 3 मैंने ड्रा कर दिए, ये बहुत सारे हो सकते हैं सेल के अंदर। इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा जो आपको ये वाला ऑर्गेनील्स नज़र आ रहा है इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ जो आपको ये बड़ा वाला सर्कल शेप में नज़र आ रहा है, ये आपके पास इसको कहते हैं वैक्यूल्स। और इसके अलावा ये आपके पास न्यूक्लियस होता है जो प्लांट सेल में मोस्टली साइड पे पाया जा सकते हैं, ये सेंटर में मोस्टली नहीं होता। और इसके साइडों पर आपके पास एक और ऑर्गेनील्स होते हैं जिसको आप आगे लेवल पर बड़ी क्लासेस में पढ़ लेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया जाता है। इसी तरह अगर हम जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल को डिस्कस करें तो एनिमल सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो सेल वॉल की नहीं होती बल्कि सेल मेम्ब्रेन की होती है। यहाँ मैंने गलती से सेल वॉल लिख लिया है, ये सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ मैंने मार्कर से भी शो किए, देखें यहाँ सेकंड मोस्ट बाउंड्री रेड नज़र आ रही है, यहाँ फर्स्ट वन ही है। तो प्लांट और एनिमल सेल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का होता है। यहाँ पे
सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होते हैं, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होते हैं जबकि सेल वाल नहीं होता। इसी तरह इस ये जो सेंटर पार्ट होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, जो वाल होता है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल वाल के बीच में एक थिक फ्लूइड होता है जिसको हमने यहाँ ऊपर भी साइटोप्लाज्म का नाम दिया है, यहाँ भी इसको साइटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है। उसके अलावा जो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आपको नज़र आ रहे थे, यहाँ भी वही माइटोकॉन्ड्रिया हैं, लेकिन यहाँ आपने देखा कि क्लोरोप्लास्ट जो रेड किस्म के मार्कर से मैंने आपको शो करके दिखाए थे वो यहाँ हैं, बट यहाँ नहीं हैं। तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जबकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनील्स है जिसकी मदद से प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और एनिमल्स में, चूँकि एनिमल सेल्स में ये वाला ऑर्गेनील्स नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। इसी तरह यहाँ पे एक बहुत बड़ा वैक्यूल मैंने आपको शो करके दिखा दिया था, लेकिन यहाँ पर वैक्यूल हैं लेकिन बहुत छोटे साइज़ में होते हैं। प्लांट सेल्स में एक ही वैक्यूल होता है जो बहुत बड़ा होता है। एनिमल सेल्स में छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं लेकिन बहुत सारे नंबर में हो सकते हैं। एनिमल सेल्स में एक और यूनिक ऑर्गेनील्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। ये जो आपको माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई दे रही हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ भी मैंने दिखाई दी है, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको कहते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एनिमल सेल्स में होता है जबकि प्लांट सेल्स में नहीं होता। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। यहाँ पे वैक्यूल एक बहुत बड़ा होता है, यहाँ पर वैक्यूल बहुत सारे होते हैं लेकिन छोटे होते हैं। फिर यहाँ पर न्यूक्लियस होता है लेकिन साइड पे होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है लेकिन सेंटर में होता है। यहाँ पर कुछ डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि प्लांट और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गेनील्स क्या होते हैं, सेल के अंदर इनका क्या फंक्शन होता है। तो सबसे आउटर मोस्ट जो बाउंड्री हमने डिस्कस कर दी थी प्लांट सेल्स में, जिसको हम सेल वाल कहते हैं। सेल वाल का फंक्शन ये होता है कि ये आपके पास सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेल को डैमेज होने से बचाता है, सेल को प्रोटेक्शन करवाता है प्लांट सेल को, क्योंकि एनिमल सेल्स में ये नहीं होता। उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया जो कि एनिमल सेल्स में होता है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये होता है कि सेल के अंदर कुछ मटेरियल या कुछ न्यूट्रिएंट्स इंटर होते हैं और जो वेस्ट मटेरियल्स होता है वो सेल से आउट आता है। तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन टू एंड आउट ऑफ द सेल को परफॉर्म सेल मेम्ब्रेन करवाता है। इसी तरह फिर हमने थर्ड ऑर्गेनील को देखा जिसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी जनरेट होती है या एनर्जी जो ऑर्गेनील्स बनाता है उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। इसके अलावा हमने नेक्स्ट जो थिक फ्लूइड की बात की थी कि आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल वाल के बीच में जो फ्लूइड होता है इसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। साइटोप्लाज्म का फंक्शन ये है कि साइटोप्लाज्म प्रोटेक्ट द सेलुलर ऑर्गेनील्स फ्रॉम डैमेज। जैसा कि आपको पता है कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनील्स हैं और वो मोशन में होते हैं। अगर आपके पास ये फ्लूइड नहीं होता तो उनकी कोलिजन से ये आपस में टकराने की वजह से वो ऑर्गेनील्स डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए ये इनकी मोशन को विस्कस होते हैं, इनकी मोशन को स्लो डाउन करते हैं और इनकी कोलिजन से ये डैमेज नहीं हो सकते। तो इसका फंक्शन यही है कि ये डैमेज होने से बचाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं वैक्यूल। प्लांट में हमने देखा था कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बहुत बड़ा होता है और प्लांट सेल और एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं। फंक्शन इनका सेम है बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स में। ये आपके पास जो वेस्ट मटेरियल होते हैं चाहे वो प्लांट सेल में हो या एनिमल सेल में, कुछ टाइम के लिए वो इनको स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद हमने देखा जो एनिमल सेल्स में होता है जबकि प्लांट सेल में नहीं होता, सेंट्रियोल।
सेंट्रियोल का फंक्शन ये होता है जिस वक्त आपके पास सेल डिवीजन होती है, सेल माइटोसिस वगैरह होती हैं, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं, कि सेल एक सेल से दो सेल जिस वक्त बन रहे होते हैं, उस टाइम जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनको सेपरेशन का काम ये सेंट्रियोल करवाता है। ये आगे लेवल पे आप डिटेल से पढ़ लेंगे। उसके बाद जो प्लांट सेल्स में यूनिक आपके पास एक ऑर्गेनील्स होता है जिसकी मदद से प्लांट्स अपनी खुराक को प्रिपेयर कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उस ऑर्गेनील का नाम हमने डिस्कस कर लिया था, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनील है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को चलाने में। चलिए स्टूडेंट, अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को सम अप करते हैं। तो हमने ये देखा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स, ये हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने सेल की मुख्तलिफ शेप डिस्कस कर दी थी, जिसमें हमने कहा स्फेरिकल शेप हो सकते हैं, एलोंगेटेड हो सकते हैं, रेगुलर हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, रॉड शेप हो सकते हैं। फिर स्ट्रक्चर वाइज हमने सेल को देखा कि आपके पास रेड ब्लड सेल इस तरह होते हैं, नर्व सेल इस तरह होते हैं, और बोन सेल इस तरह, और ये आपके पास मसल सेल्स होते हैं। फिर हमने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और एनिमल सेल को देखा, जैसा कि प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वाल होती है, उसके बाद सेकंड मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके अंदर जो फ्लूइड होते हैं उसको हमने साइटोप्लाज्म का नाम दिया, और एक न्यूक्लियस साइड पे होते हैं, और सेंटर में आपके पास एक बड़ा थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको हमने वैक्यूल का नाम दिया। फिर छोटे ऑर्गेनील्स होते हैं जिनको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और एक और ऑर्गेनील्स आपके पास पाए जाते हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसी तरह एनिमल सेल में भी आपके पास आउटर मोस्ट बाउंड्री जो हमने डिस्कस कर दी थी वो सेल वाल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वाल नहीं होती है। और यहाँ भी न्यूक्लियस होते हैं लेकिन सेंटर में होते हैं, यहाँ वैक्यूल होते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं और छोटे होते हैं। इसके अलावा यहाँ भी साइटोप्लाज्म होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जबकि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल होते हैं, जबकि सेंट्रियोल वहाँ पर नहीं होते, प्लांट सेल्स के अंदर नहीं होता। फिर हमने फंक्शन डिस्कस कर दी थी। सेल वाल की फंक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सेल मेम्ब्रेन आपके पास मूवमेंट ऑफ मटेरियल को इन एंड आउट ऑफ द सेल प्रोवाइड करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनील्स को डैमेज होने से बचाता है, वैक्यूल आपके पास वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को चलाने में हेल्प करता है। इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। डियर स्टूडेंट, आपका होमवर्क ये है कि आपने यूनिट नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन अगर कॉपी पे लिखें तो उनकी फ़ोटो मुझे व्हाट्सअप कर लें। थैंक यू।